ये मैप ज़्यादा समझ में आ रहा है कि पहला वाला? पहले देखा नहीं था। एक, हाँ, ओल्ड एनसीईआरटी का मैप है ये। तो ये देख लो। और एक मैं दूसरा बता रहा हूँ, बताना कौन सा समझ में आ रहा है। कि ये ज़्यादा समझ में आ रहा है। ये सही है। ठीक है। तो दोनों सेम ही मैप हैं, ये महाजनपदास के मैप हैं, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारा क्या ख़त्म हो चुका है, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है। आपका तीन मेजर टॉपिक छूटा हुआ है, ठीक है। कौन सा? एक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक पीरियड, एंड देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो क्लासेस वो हो जाएंगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज से हम वैसे भी नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज पढ़ेंगे महाजनपदास एंड देन दी बिगनिंग ऑफ मगध, ठीक है। मगध का जो मगध की जो ग्रोथ हुई है ना, उसको हम समझेंगे पहले आज, ठीक है। उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें सारे महाजनपदास का आइडिया हो। ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम क्या पढ़ेंगे आज, मगध कैसे ग्रो हुआ है, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से महाजनपदास थे, ठीक है। टोटल कितने महाजनपदास थे? 16, 16 थे, ठीक है। और इन 16 महाजनपदास में कुछ महाजनपदास ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 16 थे, ठीक है। और ये किस टाइम पीरियड की बात हो रही है ये भी पता होना चाहिए। तो किस टाइम पीरियड की बात करेंगे? 600 BC के आस, ठीक है। इससे पहले हमने कौन कौन से जनास को पढ़ा था, जहाँ मतलब मेजर स्टेट्स को पढ़ा था। हमने स्टेट्स देखे थे ना। हाँ, ठीक है, ठीक है, यही देख रहे थे हम। कुरु पंचाल रीजन को देखा था हमने, ठीक है। ये कौन सा टाइम था? ये वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, ठीक है। जैसे कि श्रवस्त जो सिटीज़ हैं, बेसिकली सिटीज़ सेम रहेंगी। हो सकता है उनका जो राज्य हो वो बदल जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला, सिटीज़ का नाम तो सेम रहेगा, लेकिन उनके हो सकता है किंगडम चेंज हो जाए। किंगडम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, किंगडम किसके नाम पे रखे जाते हैं? किंगडम जो रखा जाता है, किंगडम का नाम होता है वो यूजुअली क्या होता है, ट्राइबल नेम होता है। ये पढ़ा था। जैसे कि जो कुरु राज्य बना था, ठीक है। आप समझ लो, जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जो किंगडम के नाम थे वो किस नाम पे पड़े होंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि यूजुअली ये ट्राइब्स के नाम रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपने महाभारत को जानते ही होंगे। महाभारत में हम क्या पढ़ते थे, कुरुक्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कुरुज रहते हैं। कुरुज कौन थे? एक ट्राइब थी, ठीक है। और हम पढ़ते हैं कि कौन सी ट्राइब थी, ये वैदिक ट्राइब थी, बेसिकली आर्यन ट्राइब थी, राइट। तो मैंने बोला अब कि शहर के नाम उनके जो प्रोमिनेंट सिटीज़ थी वो तो सेम रहेंगे, किंगडम चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो अयोध्या अभी भी अयोध्या रहेगी, ये कोशाला के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर सारनाथ, वाराणसी, कौशंबी, ये सब सेम रहेगी, लेकिन हो सकता है इनका जो ओरिजिनल जो किंगडम है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ के आपको किंगडम्स याद हो गए, कुरु पंचाल किंगडम के। अब हम चले गए कहाँ पे, महाजनपदास की ओर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा महाजनपदास का, 16 महाजनपदास थे। हम जाएंगे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। कैसे जाएंगे हम लोग? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट में सबसे पहला, देखो जो कैपिटल में लिखे हैं ना वो होते हैं किंगडम, ठीक है। आप मैप भी जब देख पढ़ोगे ना, मैप जब आप यूरोप का मैप देखोगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे से रीजन में बहुत सारे कंट्रीज हैं, है ना। उन बहुत सारी कंट्री, कितनी कंट्रीज हैं यूरोप में टोटल? 29 ले लो, ठीक है, 29 है, ठीक है। 29 कंट्रीज हैं, ठीक है। और इन 29 कंट्रीज के अलग अलग क्या हो गए, कैपिटल्स हो गए। तो समझना कि कौन सा कैप सिटी है, कौन सा सॉरी कंट्री है और कौन सा कैपिटल है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जो सारे कैप्स में लिखे हुए हैं, जो पूरा वर्ड कैप्स में लिखा हुआ है बड़े वर्ड्स में, वो होता है किंगडम, ठीक है। मैप को समझना सीखो। और जो सिर्फ पहला वर्ड क्या हो, कैप्स में हो, बाकी छोटे हो, वो क्या होता है, कैपिटल। तो अंगा का कैपिटल क्या हुआ? चंपा, ठीक है। अब ये वाराणसी है, वाराणसी क्या है, एक शहर है, ठीक है। ये शहर किस में है? काशी में है,
सब जानते हैं काशी किसको बोलते हैं, राइट। राजगीर है, राजगीर किसके अंदर था? मगध। वैशाली किसके अंदर था? वज्जी। कुशीनगर एक शहर है, कुशीनगर कौन सा शहर है? अभी रिकॉल करो, एक दिन पहले ही पढ़ा था। कुशीनगर में बुद्धा की डेथ होती है, ठीक है। कुशीनगर में बुद्धा की क्या होती है? डेथ होती है। वैशाली में क्या हुआ था? वैशाली में क्या हुआ था? जैनिज्म पे चले जाओ, बुद्धिज्म नहीं पढ़ा था। महावीर का क्या होता है? बर्थ होता है। महावीर का बर्थ कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, ठीक है। क्या? हाँ, वैशाली में हुआ था। वैशाली का राज्य कौन सा है? वज्जी। दिख रहा है आपको? ठीक है। फिर हमने आते हैं श्रवस्ती, ठीक है। श्रवस्ती क्या है? चलो श्रवस्ती नहीं याद आ रहा, आगे बढ़ते हैं। कुरुस का तो सबको पता है, कुरु किंगडम और पंचाल किंगडम, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा थे। हमने क्या पढ़ा था कि जो अपर गैंगेटिक प्लेन था, अपर गैंगेटिक प्लेन कौन सा होता है? यही रीजन है। इस पे कौन कौन से किंगडम रूल कर रहे थे? कुरु अलोंग विद पंचाल्स, ठीक है। कुरुस कैसे बना था? पढ़ा है ना, कुरु कैसे बना था? नहीं पढ़ा? याद नहीं है। कुरु क्लैन कैसे बना था? भारताज एंड पुरुष से, ठीक है। कौन सी बैटल पढ़ते हैं हम उसमें? बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। तो सब कुछ रिलेटेड ही है। फिर हम देखते हैं मत्स्यराज, ठीक है। मत्स्यराज, ठीक है, ये मथुरा रीजन है, ठीक है। और फिर आप देखते हो अवंती। तो मैं बस बोलूंगा कि 3-4 किंगडम याद रखने हैं, सारे तो याद नहीं रख पाओगे, लेकिन 4 किंगडम जरूर याद रखना। एक तो अवंती, क्योंकि हम पढ़ेंगे अवंती और मगध में एक 100 ईयर्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। उज्जैन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप याद रखो एक वैशाली। वैशाली किसके अंदर था? वज्जी। वज्जी के अंदर, ठीक है। हम पढ़ेंगे वज्जी के अंदर 8 और क्लैंस थे, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? वज्जी एक जो किंगडम है, इसमें क्या थे? मल्टीपल क्लैंस हो गए। क्लैंस का मतलब क्या है? क्लैन क्या होता है? मतलब ट्राइब, है ना। तो मैंने क्या बोला? एक किंगडम के अंदर मल्टीपल ट्राइब्स होंगी, ठीक है। तो उनमें से एक थी वैशाली किंगडम का साक्यास, ठीक है। साक्यास पढ़ा था हमने, साक्यास पढ़ा था। साक हाँ एग्जैक्टली exactly. क्या पढ़ा था हमने? साक्यास किसका, कौन सा क्लैन था? बुद्धास के फादर का क्लैन था। वो क्या था? एक रिपब्लिक स्टेट था। रिपब्लिक स्टेट का मतलब क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना। रिपब्लिक का मतलब समझते हैं आप? आपसे पूछ रहा हूँ, रिपब्लिक का मतलब समझते हैं? तो रिपब्लिक का मतलब होता है, जैसे डेमोक्रेसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डेमोक्रेसी से मतलब क्या होता है कि एक हम ऐसे सिस्टम में रहेंगे जहाँ पे इलेक्शंस होंगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। तो जो जो सिस्टम है ये, कि जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट हो रहे हैं और वो रूल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिपब्लिक, ठीक है। समझ में आया रिपब्लिक क्या होता है? ठीक है। तो मैंने बोला एक मगध याद कर लो, एक अवंती याद कर लो, ठीक है। एक आप याद कर लो कोशाला। कोशाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोशाला में कौन कौन सी सिटीज आती हैं? रामायण पढ़ी है, उसमें क्या है? अयोध्या। तो अयोध्या किसके अंदर आता है? कोशाला के अंदर, ठीक है। क्लियर है थोड़ा ये? तो मैंने क्या बोला? अवंती, कोशाला, मगध, ये 3 याद रख लो। बाकी एक वज्जी याद रख लो, ठीक है। ये 4 का नाम आज बार बार आएगा। इनका लोकेशन भी देखो, ठीक है। अभी तो नाम पढ़े, अब लोकेशन देखो। जो मगध रीजन है, यहाँ पे क्या है? ये रीजन क्या है? इसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। क्या बोलते हैं इस रीजन को? इसका रेलेवेंस क्या है वो समझो। यहाँ पे इंडिया के सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं? मिनरल्स, ठीक है। तो दिस इज द मिनरल कैपिटल रीजन ऑफ आवर कंट्री,
ठीक है, तो हमने क्या देख रहे हैं, हम ये रीजन देख रहे हैं। ये रीजन में क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। और उस टाइम पे कौन सी एज चल रही थी, हम अलग अलग एजेस पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे चल रही थी आयरन एज। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या चल रही थी, आयरन एज, यानी कि आयरन का यूजेस हो रहा था। लोगों को डिस्कवरी किसकी हुई थी, आयरन की। जब डिस्कवरी होगी तो अब उसको ढूंढना चाहेंगे लोग, और यहाँ पे क्या मिला, बहुत सारा आयरन, बहुत सारी माइंस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये रीजन किस किस के पास में है, एक तो मैंने नीचे बना दिया, लेकिन ये समझो एकदम यहाँ तक ही है पूरा ये रीजन। ठीक है, तो ये रीजन एक तो मगध के पास में है, और दूसरा, ठीक है, तो हम देखते हैं सिर्फ ये दो ऐसे किंगडम थे जहाँ पे बहुत सारा अवेलेबिलिटी किसकी थी, आयरन की। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में क्या था, अवेलेबल था। इतना समझ में आया। इसका हम कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे क्या होगा, क्योंकि अब एज आयरन की चल रही है, यानी कि आयरन की डिस्कवरी हो रही है, और उस आयरन का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। समझ में आया निवेश, क्या बोला मैंने, आयरन एज चल रही है, और कौन से रीजन में चल रही है ये, अभी नॉर्थ इंडिया में ही हम देख रहे हैं। और यहाँ पे रीजन कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और इसके पास में कौन से किंगडम्स हैं, अवंती और मगध। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो अब क्या होगा, आयरन एज चलेगी, आयरन माइनिंग होगी आयरन की, और उसको बनाने वाले कौन होंगे, आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ सब क्या करेंगे, वेपन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वेपन्स। ठीक है, वेपन्स बनाएंगे, और क्या होगा, लार्ज स्केल पे आर्मी का मोबिलाइजेशन होगा। ठीक है, क्योंकि आर्मी को क्या चाहिए, वेपन्स। वेपन्स जब बनने लगेगी तो आर्मी भी बड़े क्वांटिटी में क्रिएट होती जाएगी। और जो नए किंगडम्स हैं, ये किंगडम अभी वन ऑफ द न्यू किंगडम है। यहाँ पे तो देखा नहीं इसको हमने, नीचे जो मैप दिखाऊंगा उसमें मगध दिखाता मैं नहीं दिखाता। मगध इज काइंड ऑफ अ न्यू किंगडम। ठीक है, तो जब कोई नया किंगडम बनता है तो उसकी एस्पिरेशंस क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ज़्यादा उनमें उत्साह होता है कि हाँ हमें और टेरिटरी चाहिए, और लड़ना है हमें, है ना। सबके साथ देखा गया है ये। तो ये क्या करेंगे, अपने आसपास के सभी जनपदास को ये थ्रेट करेंगे कि या तो हमारे में शामिल हो जाओ या फिर हमसे लड़ो। समझ में आया ये। और इसका ये प्रैक्टिस करने में कौन इनको क्या चीज़ हेल्प कर रही है इनको, अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन। मास स्केल पे हम देखेंगे कि बहुत बड़े स्केल पे आर्मी का मोबिलाइजेशन होगा। हम पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में, हम पढ़ेंगे बिम्बिसार के बारे में। ठीक है, अजात शत्रु, ये सब आप नाम ने आपने कहीं ना कहीं देखे या सुने होंगे, है ना। बिम्बिसार के बारे में सुना होगा, है ना। अजात शत्रु, नंदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के कंटेम्प्रेरी, राइट, कैसे वो हराते हैं, सुना होगा, नहीं तो कभी कभार सीरियल्स में भी देखा होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब समझ में आना चाहिए एस्पिरेशंस किसकी थी, मगध अंपायर की थी। तो ज़्यादातर जो रूलर्स हो गए जो ये दूसरे किंगडम को थ्रेड कर रहे हैं, वो कहाँ से निकलेंगे, मगध से ही निकलेंगे। सबसे पहले रूलर हम के बारे में हम पढ़ते हैं, उनका नाम है बिम्बिसार। ठीक है, बिंदुसार और बिम्बिसार हमेशा कन्फ्यूजन होता है। क्या बोला मैंने, बिम्बिसार और बिंदुसार में हमेशा कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन होगा। बिम्बिसार थे हरण्यका डायनेस्टी के। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब डायनेस्टी का बारे में समझो, ये वर्ड बार बार आएगा आपको, डायनेस्टी डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स ओरिजिन्स। ठीक है, इस ओरिजिन से बिलोंग करते हैं। अब इस वर्ड का कुछ मतलब रहा होगा। यूजुअली हम मतलब को सर्च नहीं करते हैं, हम बस याद कर लेते हैं। लेकिन नहीं, थोड़ा सर्च कर लिया करो, याद करने में आसानी आती है। हरण्यका का मतलब प्राकृत और पाली में दो पाए गए हैं। एक होता है वाइल्ड बोर, एंड समवन सेज कि लायन भी होता है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट क्लियर बट मोस्टली इट्स वाइल्ड बोर। तो ये अब क्या थी, सब ट्राइब्स ही थी। मैंने बताया था ट्राइब्स कैसी होती थी, किसी ना किसी को वर्शिप करती थी, और वो हमेशा किसी एनिमल से अपने आप को क्या करती हैं, एफिलिएट करती हैं ना, सिंबलाइज करती हैं। ये पढ़ा था हमने। तो ये ट्राइब जो रही होगी इनकी, वो किससे आइडेंटिफाई कर रही थी अपने आप को, वाइल्ड बोर से। समझ में आया ये, ट्राइब किससे एसोसिएट कर रही है, वाइल्ड बोर से। तो ये अपने आप को किसके नाम से बोलने लग गए, हरण्य का। ये हिंदी नहीं है ना, ये इंग्लिश लग रही है, ये क्या है, पालरी और प्राकृत वर्ड्स हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि इनका मीनिंग ही कुछ डिफरेंट था। ठीक है, तो हरण्यका का मतलब पाली प्राकृत में क्या रहा था, वाइल्ड बोर रहा था। तो ये उससे डिसाइड करते हैं, और ये डायनेस्टी इनकी यहाँ से स्टार्ट हुई। किस रूलर की डायनेस्टी है ये, बिम्बिसार। एक मिनट, लोकेशन देख ली थी सबने ना।
ठीक है, ये हैं बिम्बिसार, ये हैं हरण्यका डायनेस्टी के। ठीक है, एक पढ़ते हैं हम बिंदुसार। हु वॉज ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सब सुना है सबने, राइट, सबने सुना हुआ। तो उनके जो बेटे थे उनका नाम क्या था? बिंदुसार था। अशोक के फादर बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक तो काफ़ी टाइम गैप है, अराउंड 200 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है दोनों आसपास के हैं, काफ़ी रूरल्स आएंगे। याद रखने का शानदार तरीका क्या है, ये एन आ रहा है, इधर एम आ रहा है, तो पहले कौन आएगा? बिम्बिसार, राइट। तो बिम्बिसार पहले आए थे, ठीक है, इनकी डायनेस्टी हराने का थी, ठीक है। इनके बाद हराने का डायनेस्टी के बाद हम पढ़ते हैं कौन आते हैं, शिशुनाग। ये हम सब अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी आइडिया देने के लिए है। फिर इसके बाद कौन आते हैं? नंदास। और इनके बाद कौन आते हैं फाइनली? मौर्यास। समझ में आए ये? तो ये क्रोनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं। हरण्यका डायनेस्टी बिम्बिसार ने स्टार्ट करी है, इनके बाद शिशुनाग आएंगे, बहुत छोटे टाइम के लिए आते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत लिमिटेड था। इसके बाद कौन आएंगे? नंदास। ही दे वर द रियल फोर्स टू रेकन विथ, ठीक है। इनके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो महापद्मा नंदा करके रूलर थे, उनका उनकी आर्मी का सिर्फ सोच कर ही अलेक्जेंडर ने कौन सी रिवर क्रॉस नहीं करी थी? इंडस रिवर क्रॉस नहीं करी थी, ठीक है। उसने सुना आर्मी के बारे में, और उन्होंने बोला नहीं, हमारी आर्मी थकी हुई है, वो इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स फाइट नहीं कर पाएगी, सो इट्स बेटर वी लीव, राइट। तो वो कौन से रूलर थे जिनके बारे में बात होती है? महापद्मा नंदा, बिलोंगिंग टू नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिकॉल कराता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। तो हमने क्या पढ़ा आज? सबसे पहले कि 16 जनपद आ चुके थे, ठीक है, जिनको महाजनपदास बोला जाता है। किस टाइम पीरियड में? 600 BC में, ठीक है। चार इंपॉर्टेंट क्लैंस, चार इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, किंगडम्स थे। कौन कौन से थे? मगध, कौसाला, अवंती, वज्जी, ठीक है। तो ये चार थे इंपॉर्टेंट किंगडम्स। और ये चार इंपॉर्टेंट क्यों थे? क्योंकि दे वर फाइटिंग फॉर दी होल रीजन स्ट्रगल, मतलब पूरे रीजन पे किसका दबदबा रहेगा उसके ऊपर लड़ाई हो रही थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा एस्पिरेशंस किस स्टेट की थी? मगध की। क्यों थी? इट वॉज अ न्यू किंगडम, ठीक है, न्यू किंगडम था, एस्पिरेशन ज़्यादा थी लोगों की, तो वो लोग चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीजन उनके अंडर में आए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, अपने सबसे पहले तो नेबरिंग जो किंगडम्स हैं उनको अपने अंदर में ले गए, ठीक है। सबसे उनका जो पहला नेबर था जिनको उन्होंने सबड्यू किया था, वो देखते हैं, ठीक है। वो था कौन सा? आपका ये अंग देश, ठीक है, सबसे नेबर है मगध का। तो सबसे पहले वो अंग देश को अपने अंडर लेके फिर फर्दर वो दूसरे किंगडम्स पे अटैक करेंगे, राइट, वन बाय वन, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सबसे पहला रीजन रूलर आया था वो कौन था? बिम्बिसार, ठीक है। बिम्बिसार के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप जो बताया गया है उसको लिख लो, ठीक है, जिससे थोड़ा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और तो आपकी हेडिंग क्या है? टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द फर्स्ट मगधन एम्पायर। लिंक कर पा रहे हो टॉपिक को? हमने सबसे पहले क्या देखी? टेरिटोरियल स्टेट्स पढ़ी थी, और उसमें हम देखेंगे मगधन एम्पायर का कैसे रूल होता है फर्दर। स्टार्ट करें। द द वाइड स्प्रेड
use of iron, the widespread use of iron in eastern Uttar Pradesh, हाँ, use of iron in eastern Uttar Pradesh and western Bihar facilitated the formation of large territorial states. The new agriculture tools enabled the new agricultural tools enabled the peasants to produce far more food grains than they required for consumption. कॉन्सेप्ट क्या है, पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फटाफट से बता देता हूं कि कोई भी शहर होता है ना, तो शहर को बसाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जो लोग आएंगे उनके लिए खाना चाहिए, ठीक है। शहर में जब लोग बसेंगे तो उनको हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा। तो हमने देखा था ऋग्वैदिक पीरियड में शहर बन ही नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कैसी थी, सस्टेनेंस नेचर की थी, जितना लोगों ने उगाया उतना खा लिया, एक्स्ट्रा सरप्लस आ ही नहीं पा रहा था। सरप्लस कहाँ देखा था हमको, इंडस वैली में, ठीक है। तो सरप्लस कहाँ नहीं दिख पा रहा था ऋग्वैदिक में, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही आयरन के टूल्स आएंगे तो इस पीरियड में क्या होगा, सरप्लस दिखेगा। उससे क्या होगा, सिटीज प्रोलिफरेट होंगी। तो सिटीज का कैरेक्टर क्या होता है, मास लेवल पे क्या हो, सरप्लस हो हमारे पास, जिससे उसको हम लोगों में बांट सकें और ट्रेड प्रोलिफरेट हो सके, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था। द सरप्लस, हाँ, द सरप्लस could also be made available to the surplus could also be made available to the towns which had sprung in the 6th century BC. फिर से बता रहा हूँ, the surplus could also be made available to the towns which had sprung up in 6th century BC. The rise of large states with towns as their base of operations, the rise of large states with towns as their base of operations strengthened the idea, कॉमा लगाइए, आइडिया के बारे में आप तो इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हो, पीपल ओड strong allegiance का मतलब क्या होता है, अलीजियंस का मतलब हो गया कि हम किसको बिलोंग करते हैं, राइट, जिम्मेदारी है हमारी उसकी तरफ। allegiance to the
जनपदा और द टेरिटरी जनपदा और द टेरिटरी टू विच दे बिलोंग एंड नॉट टू दी and not to the jana or tribe and not to the jana or tribe to which they have belonged. आइडिया कैसे निकला? ये आइडिया निकला कि जो लोग आएंगे ना शहर में, शहर को फीड कौन करा रहा है? किंग्स करा रहे हैं थ्रू देयर सरप्लस जो उन्होंने इकट्ठा किया इन फ्रॉम द टैक्सेस, वो लोगों को फीड कराएंगे। तो आइडिया क्या निकला कि लोगों की अलीजियंस किसकी तरफ नहीं है? उनके जना की तरफ नहीं, जना की तरफ नहीं। जना का मतलब क्या होता है? ट्राइब। यानी कि लोगों को उनके ट्राइब से भर के किसके तरफ सोचना चाहिए? जनपद। अभी हम बोलते हैं ना कि स्टेट्स को अभी हम क्या बोलते हैं? अभी आइडिया क्या चलता है कि आप ये मत सोचो कि आप कोई पर्टिकुलर स्टेट के हो, आप ये सोचो आप इंडियन हो। ये आइडिया सब समझते हैं, है ना? कि आप ये मत भूल जाओ कन्नड़ हो, तमिल हो, आप क्या बोलो? आप इंडियन हो, राइट? तो ये आइडिया का एंसेस्ट्री कहाँ से है? यहीं से आई है कि जब स्टेट लोगों को फीड करेगी, ठीक है, जब स्टेट लोगों को टूल्स प्रोवाइड कराएगी इनकम के, ठीक है, खाने के, तो कहाँ से आइडिया, उससे आइडिया क्या निकलता है कि योर एलिजियन शुड बी टुवर्ड्स योर जनपद एंड नॉट टू द जना। जना इज मीनिंग ऑफ ट्राइब। क्लियर है ये चीज? क्लियर है आपको? अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे द महाजनपदास। In the age of Buddha, we find 16 large states. In the age of Buddha, we find 16 large states called, we find 16 large states called Mahajanpadas. They were situated, continue करना है, they were situated north of Vindhyas, north of Vindhyas, and extended from नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये जो रीजन है ना, ये इस रीजन को सामने देखो ब्लैक बोर्ड पे, दिस रीजन इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है? ये आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत पढ़ोगे कि नॉर्थ वेस्ट NWP प्रोविंसेस क्या थी, तो वो ये रीजन है, राइट, नियर टू अफगानिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान का रीजन है ना, वो वाला, ठीक है? क्या लिखा हमने? एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू बिहार, टू बिहार। ऑफ these मगध, कोसाला, वत्स, एंड अवंती seems to be powerful। ठीक है, अब इसमें बस मैं एक बार फिर से ओवरव्यू कर दूंगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा कि सबसे पहले अंग आएगा, ठीक है? अंग देश का राजधानी क्या थी? चंपा थी, ठीक है? तो उसके बाद क्या देखेंगे हम? मगधी देखते हैं। मगध के बाद क्या आएगा? कौशंबी आएगा, ठीक है, सॉरी कोशाला आएगा, है ना? कोशाला की राजधानी क्या थी?
नहीं नहीं, ठीक है, कोशाला की राजधानी आप ऐसे समझो कि उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू अयोध्या। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, कौशंबी आएगा। ठीक है, उसके नीचे क्या है, अवंती आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आप मैप से आप आइडेंटिफाई कर लिया करो। ठीक है, उसको लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैप है उसी से आप देख लिया करोगे। फिर आप उसके कंटिन्यू लिखोगे, मगध एम्ब्रेस्ड दी, मगध एम्ब्रेस्ड दी मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पटना, गया, गया पता है ना, GAY, एंड शाहबाद। ठीक है, नॉर्थ ऑफ द गंगा, नॉर्थ ऑफ द गंगा was the state of Vajis. North of the Ganga was the state of Vajis, which included 8 clans. Was the state of Vajis, which included 8 clans. But the most powerful were the 8 clans. The most powerful were the Lichavis. Were the Lichavis. With the capital at Vaisali. और कभी कभार क्या करता है यूपीएससी, बस ऐसे नाम पूछ लेगा, और ये आपको स्टेट पीसीएस में भी दिखेगा कि बस ऐसा कुछ नाम दे देंगे। ये नाम क्या, गांव का नाम था जहाँ पे वैशाली अभी करंट में है। तो BASARH 62 करके बोलते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो, याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट। वेस्ट टू दिस वैशाली, west to the Vaishali, we find the kingdom of Kasi. We find the kingdom of Kasi with capital at, with capital at Varanasi. In the seven Varanasi, Varanasi. In the beginning of 7th century BC, हाँ इसी का ही पार्ट है। In the beginning of 7th century BC, Kasi seems to be most powerful among all. Kasi seems to be most powerful among all, but eventually among all, but eventually it had to submit to, it had to submit to powers of Kosala. इट हैड टू सबमिट टू पावर्स ऑफ कोसाला। हमने क्या पढ़ा कि मगध के आने से पहले, अब मगध अभी आया नहीं है अभी एग्जिस्टेंस में, क्योंकि 700 BC की बात हो रही है अराउंड। तो सबसे पहले उस टाइम पे बोलते हैं काशी सबसे ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन किसको सबमिट करना पड़ गया उसको, कोशाला को। ठीक है, क्योंकि कोशाला ज़्यादा पावरफुल हो गया था। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कोशाला के बारे में। कोशाला एम्ब्रेस दी, कोशाला एम्ब्रेस दी area occupied by eastern UP,
embraced the area occupied by eastern UP with capital at Shravasti, with capital at Shravasti. इसको आप है ना साहित महेत करके भी लिख सकते हो। अगेन ये क्या रहे होगे, नियर बाय विलेजेस रहे होगे, ठीक है, साहित महेत। एंड समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या रहे होगे, विलेजेस रहे होगे किसके, श्रवस्ती के। कोशाला कंटेन्ड एन Koshala contained an important city called Ayodhya. Known as Ayodhya. कोशाला से कौन थी, बुद्धा की मदर थी, ठीक है। बुद्धा की मदर के बारे में शायद से एक चीज़ नहीं बता पाया हूँ मैं कि शी डाइड वेल गिविंग बर्थ टू बुद्धा, राइट। तो वो कहाँ से बिलोंग करती थी, कोशाला से, ठीक है। Koshala also included the tribal republican territory of Sakyas. Sakyas. Sakyas कौन थे, डेट वॉज द क्लैन ऑफ बुद्धास, ठीक है, बुद्धा के फादर कौन थे, साक्या थे। तो वो बता रहा है कि जो साक्यास जो क्लैन था ये भी किसके अंदर आता था, कोशाला के अंदर आता था, ठीक है। और लुम्बिनी हमने पढ़ा था, क्या था लुम्बिनी, हाँ, बुद्धा। तो अभी जैसे अब देखोगे ना बॉर्डर, लुम्बिनी करेंटली लाई करता है कहाँ पे, नेपाल में, लेकिन वो लुम्बिनी का इंडियन बॉर्डर से डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 30 किलोमीटर का है, ठीक है। जब आप डिस्टेंस चेक करोगे तो 30 किलोमीटर के आसपास है वो, यानी कि पहले वो सब इंडिया में ही आता था ऑब्वियसली, लेकिन करंट में अब लुम्बिनी कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है। इन द नेबरहुड ऑफ कोसाला वॉज द क्लैन ऑफ मल्लास। क्या बोला मैंने, मल्लास। इसका बस एक ही काम की चीज़ है, कुशीनगर। कुशीनगर से हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, डेथ प्लेस ऑफ बुद्धा, तो वो कहाँ पे था, मल्लास में था। क्लैन ऑफ मल्लास, वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ मल्लास, one of the capitals of Mallas was Kushinagar, where Buddha passed away. Where Buddha passed away. Further west of किंगडम लेज दी वस्ताज, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्दर वेस्ट लेज वत्सास वत्सास क्या थे पहले समझ लो, लेज वत्सास, वत्सास एक क्रू का पार्टी थे। जो क्रू क्लेन था ना, क्या हुआ था, उसका क्या खात्मा हो गया था, क्यों हुआ था, महाभारत वॉर हुई थी एक, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि वो क्लेन पूरी तरीके से खत्म हो गया था, तो कुछ उसके ओरिजिन के लोग अपने नेचुरल सिटी को छोड़ के कहाँ के रहने लग गए थे, वत्सास, ठीक है।
यहाँ बेसिकली यहाँ पे जो सिटी है वो है इलाहाबाद, कौशंबी जो बोलते हैं ना वो। तो ये सिटी किसके कॉन्फ्लुएंस पे है? यमुना और गंगा के। ठीक है, इलाहाबाद के बारे में पता है ना कि दो कौन सी रिवर्स हैं, यमुना एंड यमुना। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम, अलोंग द बैंक ऑफ यमुना। हाँ उसके आगे, अलोंग द बैंक ऑफ यमुना with its capital at along the bank of the Yamuna with its capital at कौशंबी। हाँ हाँ, बस फीचर्स बताए जा रहे हैं। with its capital at कौशंबी, ये क्या कौन सा शहर है? अच्छा, हम अब एक चीज़ और देखेंगे कि जो टेरिटरीज, जो सॉरी कैपिटल बनेगी ना मोस्टली किसके अलोंग होंगे? रिवर्स के अलोंग होंगे। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं पटना के बारे में। पटना किन दो रिवर्स के आसपास है मेजरली? सोन आती है नॉर्थ में और वेस्ट में आती है गंगा। ठीक है, बाकी हम देखते हैं उसमें एक सरायू रिवर भी है जो आगे जाके उसको वेस्ट फर्दर ईस्टर्न या साउथ सदर्न पार्ट को कवर करती है। तो उसको बोला जाता है कि द फोर्ट ऑफ द वाटर, और वाटर फोर्ट, क्योंकि चारों तरफ वो क्या है, फोर्ट नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो रिवर्स नेचुरली प्रोवाइड क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, है ना। रिवर्स होंगी आसपास तो थोड़ा उन पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। रिवर्स बहुत बड़ी होती हैं, उनको पास करना उस टाइम पे, आज से 3000 साल पहले, है ना, मुश्किल रहा होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे मोस्टली अब जो कैपिटल्स होंगे रिवर्स के अलोंग होंगे। और रिवर्स से क्या फ़ायदा होता है? दूसरा, एग्रीकल्चर, ठीक है, और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन चैनल्स क्या थे? रिवर्स ही थी, है ना। रिवर्स के थ्रू नेविगेट करते थे लोग एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, थ्रू बोट्स, बोट्स, ठीक है, बोट्स के थ्रू। अच्छा, चलो ठीक है। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी अभी स्टेट देख चुके हैं? कौशला देख लिया, अवंती देखा, अभी नहीं देखा? ठीक है, अवंती के बाद पे आते हैं फिर। इन दी सेंट्रल मालवा, इन दी सेंट्रल मालवा ले दी स्टेट ऑफ अवंतीज। ले मतलब एक जगह है ना। ले दी स्टेट ऑफ अवंतीज। अवंतीस के दो पार्ट थे। नॉर्दर्न पार्ट का कैपिटल था उज्जैन, और सदर्न पार्ट का कैपिटल था माहिष्मती। ठीक है, माहिष्मती था सदर्न पार्ट का कैपिटल। ठीक है, बाद में क्या होता है, वो रीजन क्या होता है, लोग अबेंडन कर देते हैं और फिर एक ही कैपिटल बचता है, वो रहता है उज्जैन। और उज्जैन सालों साल तक चलता आ रहा है। ठीक है, काफ़ी पुराना शहर है। और उज्जैन के पास में कौन सी माइंस थी? आयरन की माइंस थी। तो हम पढ़ते हैं कि उज्जैन में बड़े लेवल पे आयरन स्मिथ्स के एविडेंस पाए गए हैं कि वहाँ पे लोहे की खनन होती थी और उसको यूज़ करके वेपन्स बनाए जाते थे। ये हमें एविडेंस मिले हैं कहाँ पे? उज्जैन में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कहीं भी डाउट आए तो सीधे बस हाथ खड़ा कर दिया करो। ठीक है, तो उसको दोबारा समझाया जाएगा। नहीं आया? आ गया? ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट, द नॉर्दर्न पार्ट had its capital at Ujjain, the southern part at Mahishmati. Now the northern part had capital at Ujjain and the southern part at Mahishmati. It developed it developed large scale working developed large scale working in iron
and erected in iron and erected strong fortification. Strong fortification. फोर्ट्स का एविडेंस पहली बार हमने अभी पढ़ा होगा, है ना? अभी तक हमने फोर्ट्स का कहीं एविडेंस नहीं देखा था, लेकिन अब हम देखेंगे फोर्ट्स की बात होना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेगुलरली अटैक्स हुआ करेंगे। हम देखते हैं 100 साल का स्ट्रगल चला था अवंतीज और मगध के बीच में कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अ, जो राजगिर था, ठीक है, राजगिर क्या था, इनिशियल कैपिटल क्या था, राजगिर था। राजगिर क्या था कैपिटल, क्यों था? क्योंकि वहाँ पे 5 हिल्स थी। जो वो शहर था उसके आसपास 5 हिल्स थी। ठीक है, तो वो उसको नेचुरली प्रोटेक्ट करके रखता था कैपिटल को। फिर जब अजात शत्रु को लगता है कि अवंती से अटैक होगा, तो वो क्या करेगा, इन 5 हिल्स के जो गैप्स हैं इनको भी क्या कर देगा, फोर्टिफाइड कर देगा, जिसका एविडेंस हमें अभी तक मिलता है। ये जो फोर्टिफाइड वॉल्स हैं अराउंड द राजगिर सिटी, ठीक है, ये हमें अभी भी प्रेजेंट दिखती हैं। तो ये बताता है कि उस टाइम पे बड़े लेवल पे फोर्टिफिकेशन प्रैक्टिस किया गया था। ठीक है, और वो फोर्टिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रेगुलर थ्रेट होता था अटैक का। ठीक है, तो एक लाइन लिखो, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई उस पीरियड की बात होगी, ये लाइन आप लोग आंसर में लिख के आओगे। एज इट इज़ लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया from 6th century BC, the political history of India from 6th century BC onwards is the history of struggles between above states for supremacy। जो हमने हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल्स बिटवीन अबव स्टेट्स फॉर सुप्रीमेसी, जो ऊपर सारी स्टेट्स जो पड़ी है ना, इन सब में अब क्या चलेगा, बैटल चलेगा सुप्रीमेसी के लिए। ठीक है, अल्टीमेटली द किंगडम ऑफ मगध, अल्टीमेटली द किंगडम ऑफ मगध emerged to be the most powerful emerged to be the most powerful and succeeded in founding an empire, and succeeded in founding an empire। 5 मिनट लो, जो लिखवाया है पूरा एक बार पढ़ो। ठीक है, और डाउट आएगा तो आप हाल की हाल पूछोगे अभी, है ना? देखो, लोहे के टूल्स आएंगे। ठीक है, जो पहले प्लग था, हम वुडन का देख रहे थे। जो प्लग होता है ना, जिससे खेती की जाती है, हाला, है ना, हल बेसिकली, वो पहले वुडन का था पूरे सिविलाइजेशन में। अब हम क्या देखेंगे, वो आयरन का आएगा। आयरन का प्लग होगा तो ज़्यादा डीप तक जाता है, राइट, ज़्यादा अच्छे से सीड्स की बुआई हो पाएगी, तो खेती का जो लेवल होगा ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और आयरन के टूल से क्या फ़ायदा होता है, कटिंग अच्छी होगी, फास्ट होगी, काटना बुवाई करना, तो सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है और ज़्यादा अच्छे लेवल पे हो पा रहा है, तो बड़े लेवल पे खेती कर पाओगे।
जंगलों को साफ कर पाओगे, जंगलों को साफ करके खेत बनाए जाएंगे। और जंगलों को साफ करने के लिए इस रीजन में क्या चाहिए थे, शार्पर टूल्स, और वो भी आयरन के, क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे मगध में। किस लेवल पे थी, 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास। तो जो आयरन का जो जो सॉरी जो वेजिटेशन होगा वो काफ़ी डेंस होगा। डेंस वेजिटेशन को क्लियर करने के लिए आपको अच्छे टूल्स चाहिए, तो वो आयरन के टूल्स उसमें हेल्प करेंगे खेत बनाने के लिए और जंगल को साफ करने के लिए। ठीक है, ज़्यादा फिर खेत बनते जाएंगे और उस पर खेती होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। खतरनाक तो है ही, लेकिन खेती बढ़ रही है ना, हम पढ़ रहे हैं कि खेती बढ़ती जाएगी। पढ़ लिया, सब समझ में आया? बताइए। हम्म जो हम है ना उसकी जोग्राफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं। कौन सा रीजन बोला है? नहीं, ईस्टर्न यूपी के वेस्टर्न यूपी? ईस्टर्न यूपी। तो वो बोल रहा है कि जो कोशाला किंगडम था, इसका रीजन कौन सा था, ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी में किंगडम था और इसका कैपिटल क्या था, श्रवस्ती था। बस इतना ही लिखा है ना। और यहाँ पे एक शहर कौन सा था, और अयोध्या, जो हमने पढ़ेगी। फिर हमने क्या पढ़ा था इसके अंदर, कौन सा किंगडम और था, साक्यास का। ठीक है, साक्यास किसका किंगडम था, जिससे बुद्धा बिलोंग करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो एक चीज़ बताओ सबके लिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर? नाम सबने पढ़ा होगा अभी तक, किंगडम और एम्पायर दोनों। डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? बताओ। अभी लास्ट लाइन में लिखा था, क्या लिखा है, किंगडम एम्पायर से रिलेटेड बात पढ़ी है। एग्जैक्ट, बिल्कुल। बिल्कुल, और क्या समझ पा रहे हैं उस लाइन से ही? बिल्कुल, ठीक है। और कुछ? इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें किस लेवल पे होता होगा? सेंट्रलाइज्ड होगा, सेंट्रलाइज होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कि डिसेंट्रलाइज्ड होगा? एम्पायर में डिसेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज समझते हैं? सेंट्रलाइज यानी कि सिंगल अथॉरिटी, डिसेंट्रलाइज यानी कि अथॉरिटी ऊपर है लेकिन उसने अपना काम डेलीगेट कर रखा है। तो डेलीगेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, छोटे में कि बड़े में? एम्पायर में होगी, है ना। तो जो एम्पायर होता है यूजुअली, क्योंकि बड़ा एम्पायर होता है, तो सिंगल रूरल कभी काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो हमेशा अपने क्या करेगा, गवर्नर्स अपॉइंट करेगा। जो गवर्नर वर्ड होता है ना, वो क्या होते हैं, सेंट्रल अपॉइंटेड होते हैं, जो रूल करेगी ऑन बिहाफ ऑफ किंग। ठीक है, तो एम्पायर में हम देखते हैं मल्टीपल, क्या है ये,
गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। और सेंट्रल और किंगडम में यूजुअली सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जब मर्ज हो जाते हैं तो एक एम्पायर क्रिएट होता है। और क्या समझ सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही बात है। किसी ने बोला था ना कि एक्सपांशन कैरेक्टरिस्टिक किसकी होंगी, राइट, एम्पायर की होंगी, ठीक है। तो एम्पायर का नेचर क्या होगा एक्सपांशन का, कि इसको और अपना किंगडम बड़ा करना है, ठीक है। बेसिकली अपनी टेरिटरी और बढ़ानी है। किंगडम आर सेल्फ सफिशिएंट, उनको उतने में ज़्यादा आगे नहीं जाना होता है, राइट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि डिफरेंस क्या होता है किंगडम और एम्पायर में, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लिखोगे हेडिंग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड, मगध एम्पायर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि इसके हमें आर्ट एंड कल्चर के एविडेंस भी मिले हैं। हमें देखा है कि यहाँ पे पॉटरी कौन सी यूज़ होती है, हमने पढ़ेगा इसके पॉटरी के बारे में आर्ट एंड कल्चर में। हमें यहाँ पे एविडेंस मिलता है कि एक कुछ बड़े महल बनाए गए थे, ठीक है। उसके हमें फॉसिल्स भी कहाँ मिलते हैं, पटना सिटी के आसपास मिलते हैं। हमें यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का क्या मिला था, एविडेंस मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि हमारे पास एविडेंस काफ़ी हैं। और हमने अशोका पिलर एडिक्ट्स, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि अशोका ने कुछ पिलर्स क्रिएट किए थे, ठीक है, अलग अलग जगहों पे उनको इंग्रेव किया था, जिससे कि वो क्या हो सके, धम्मा पॉलिसी का थ्रू रूल हो सके। तो दोनों उसने अशोका ने क्या किया, धम्मा पॉलिसी को पिलर्स पे लिखवाया और उन पिलर्स को ट्रांसपोर्ट किया पूरे किंगडम में। और वो किंगडम में कहाँ तक पहुँचे थे, गंधार तक पहुँचे थे। हमने जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस देखा था, वहाँ पे भी हमें दिखता है कि पिलर्स हमें देखने को मिले थे और उन पे पॉलिसी एंग्रेव्ड थी कि इस पॉलिसी के तहत रूल होगा, ठीक है। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट की जाती थी कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दोगे। धम्मा पॉलिसी के अंदर हम ये पढ़ते थे, राइट। तो मगध एम्पायर इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ। लेकिन क्या सिर्फ ये अशोका की वजह से फेमस है, नहीं। बहुत सारे रूलर्स ने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इस पे वर्क किया। और लगभग आप देखोगे 543 बीसी, ठीक है, इससे लेके लगभग 1250 बीसी तक स्ट्रांग लीडरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब इस पूरे 300 साल के पीरियड में हमें किस एम्पायर का डोमिनेंस देखने को मिलता है पूरे रीजन में, मगध का, ठीक है। जिसके पहले रूलर कौन थे, बिम्बिसार, उनकी डायनेस्टी थी हरान्य का, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ा बताएगी। तो पहली चीज़ आप ये समझो, ही वॉज द फर्स्ट रूलर जिसने इस एरिया में, महाजनपदास में यूजुअली अंडरस्टैंडिंग होती थी कि आप अपने एरिया में रूल करो, हम अपने एरिया में रूल करेंगे, वी वॉन्ट अटैक ईच अदर, ठीक है। जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं, ऑल दो कुरु वॉज मोस्ट पावरफुल, कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो अवंती के साथ जा जाके लड़ रहा है, या वो काशी में जाके लड़ रहे हैं कि आप हमें अपनी टेरिटरी दो। टेरिटरी के लिए कभी एक्सपांशन नहीं हुआ, आप कितनी भी हिस्ट्री उठा लो। लेकिन मगध एम्पायर से हमें देखने को मिलता है कि टेरिटोरियल एक्सपांशन हुआ था। इन्होंने दूसरे क्लैंस को ना सिर्फ हराया, उनकी टेरिटरी भी अपने अंडर करी, ठीक है, और रूल कॉमन रखा था फिर। तो हमें सेंट्रलाइज जो लीडरशिप देखने को मिली थी पूरे रीजन में, ठीक है, वो किसके अंदर आई थी, मगध के अंदर आई थी, ठीक है। सॉरी 1250 बोल दिया, 250 है वो, सॉरी, ठीक है, 250 बीसी है ये, ठीक है। तो लगभग 300 साल का समय था ये, ठीक है। मैं क्या बता रहा था बिम्बिसार के बारे में। तो बिम्बिसार की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उनको यूनिक बनाती थी। पहली तो कि बाय हुक एंड क्रुक आपको जीतना है, ठीक है। तो ही वॉज ऑफ दिस नेचर कि हमें जीतना है कुछ भी हो जाए। सेकेंड, ही डिड मैरिज अलायंसेस। जो उस टाइम के ऐसे किंगडम थे जिनको हराना मुश्किल था, तो उसके उनके साथ उन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंसेस की। तो उन्होंने 3 शादियां करी। 3 कौन कौन से राज्य थे, एक तो कोशाला से ही कर डाली, ठीक है। कोशाला हमने पढ़ा था, वन ऑफ द टफेस्ट किंगडम था उस टाइम का,
ठीक है, उसके बाद उन्होंने अगली शादी करी थी वैशाली, ठीक है, और एक और शादी करी थी उन्होंने पंजाब के क्लैन से, ठीक है, मध्य देश है, लिखवा दूंगा मैं। तो 3 शादियां करी थी जिसमें वैशाली वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, जो उनका अजात शत्रु बेटा था इन इसी क्यून के साथ हुआ था, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जैनिज्म में कि जो भगवान महावीर थे उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था किससे, मगध की रॉयल फैमिली के साथ, ये लाइन लिखवाई गई थी आपको। तो वो क्यों लिखवाई गई थी, क्योंकि उनकी जो मौसी थी, द सिस्टर ऑफ हर मदर वॉज लिच्छावी प्रिंसेस, राइट, ठीक है, वो प्रिंसेस थी यहाँ की वैशाली के अंदर, ठीक है, सॉरी वैशाली की प्रिंसेस थी वो। तो उनकी शादी किससे होती है, मगध एम्पायर से, ठीक है। मैंने बोला कि जो भगवान महावीर की जो मदर की सिस्टर थी उनकी शादी किससे होती है, मगध के एम्पायर से, कौन, बिम्बिसार से। तो कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बिम्बिसार का भी रोल आता है कहीं ना कहीं जैनिज्म में, जब हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि कुछ काउंसिल्स वगैरह में कैसे क्या हुआ था, किसने जैनिज्म अपनाया था, किस लीडर ने नहीं अपनाया था, ये हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना होगा कि मैरिज अलायंसेस के थ्रू इन्होंने जो स्टेट को ये हरा नहीं सकते थे उनको अपनी तरफ कर लिया था, ठीक है। और बाकी स्टेट्स में ये क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। सबसे पहले इन्होंने किसको हराया था, अंग देश को, ठीक है, अंग देश था ना जो जो हमने पढ़ा था एकदम ईस्टर्न साइड में था, मोस्ट नेबर था, उसको हराया था इन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि अब कुछ जगह तो इन्होंने मैरिज अलाइंसेस कर डाली, और फिर कुछ जगह से इन्होंने अपने एम्बेसडर सेंड करे थे, ठीक है। जैसे गंधार के जो एम्बेसडर थे, ठीक है, वो इनके यहाँ आए थे, उसका हमें एविडेंस देखने को मिलता है, और उनके कुछ संबंध अच्छे हो गए थे। तो इससे दिखाता है कि बिम्बिसार का जो नेचर था वो ऐसा था कि वो मारने को भी तैयार थे, वो स्ट्रेटेजिकली अलायंस भी कर रहे थे, और साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी काफ़ी एक्टिव थे। तो दिस नेचर्स डिफाइंड हिज कैरेक्टर। तो ये दिखाता है कि ये लीडर कैसे किंगडम को बनाता है। छोटे से एरिया से निकले थे, छोटा सा इनका क्लैन था, फिर वन बाय वन ये अपने एम्पायर को एक्सपांड करते गए, ठीक है, वन बाय वन। ये चीज़ समझ में आई कि फिर से बताऊँ आगे, ठीक है। तो इसी को लिखेंगे पहले। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस Magad came into prominence under the leadership of बिम्बिसार, ब्रैकेट में हरण्य का डायनेस्टी लिख देना, बिम्बिसार, स्पेलिंग याद है। ही वॉज कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा एज वेल एज क्या लिखोगे आप, महावीर भी, क्योंकि टाइम पीरियड कौन सा है, 543 BC, तो दोनों के कंटेम्प्ररी थे। ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ he started the policy of conquest which ended with the conquest which ended with the Kalinga War of Ashoka. कलिंगा वॉर ऑफ अशोका। ये लाइन क्या सिग्निफाई कर रही है कि लगातार 250 सालों तक इन मगध अंपायर की क्या पॉलिसी रही थी, कॉन्क्वेस्ट की, ठीक है। बिम्बिसार एक्वायर्ड अंगा and he also strengthened and he also strengthened
He also strengthened his position by marriage alliances. He took three wives. He took three wives. His first wife, his first wife was daughter of his first wife was daughter of king of Kosala, king of Kosala. Second wife Chelana. Second wife Chelana was a Lichavi princess. Second wife Chelana was a Lichavi princess from Vaishali. And third wife was the daughter of and third wife was the daughter of Madr clan Madr Madr clan of Punjab. हाँ. Magad's Magad's most serious rival was Avanti. Rival was Avanti. बाहुबली सबने देखी होगी, उसमें माहिष्मती आता है ना. और उसमें किंग का नाम क्या होता है, आर्मी का नाम होता है महासेना. ठीक है. तो वो रियल में किंग थे एक महासेना. ठीक है. वो कहाँ के किंग थे, अवंती के. ठीक है. तो और ये किसके कॉन्टेम्पररी थे महासेना, ही वॉज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ बिम्बिसार. ठीक है. तो अब इनमें जब स्ट्रगल चालू होगा तो ये दोनों की कुछ लड़ाइयाँ हुई इनिशियली. ठीक है. बैटल हुई तो दोनों समझ गए कि लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, दोनों इक्वली पावरफुल हैं. तो दे एस्टेब्लिश अ फ्रेंडशिप बिटवीन देम. ठीक है. तो उसका एविडेंस कैसे मिलता है हमें कि जब महासेना को क्या होता है, जॉन्डिस होता है. ठीक है. तो जो बिम्बिसार होते हैं वो अपना क्या करते हैं, फिजिशियन भेजते हैं. क्या नाम था उसका, अजीविका. राइट. अजीविका नहीं, जीविका, सॉरी. अजीविका तो सेक्ट है. ठीक है. जीविका. तो ये इनके क्या थे, फिजिशियन थे. ये क्या करेगी, सेंड करेगी किसको, कौन सेंड कर रहा है, ये बिम्बिसार सेंड कर रहा है. किसके लिए, महासेना के लिए. ठीक है. तो ये दिखाता है कि उनमें एक स्ट्रॉन्ग क्या थी, फ्रेंडशिप थी. ठीक है. और फिर हमें देखने को मिलता है कि जब इन पे अटैक होता है, कौन अटैक करता है, गंधार से. तो उसमें जो बिम्बिसार हैं वो एक क्या करते हैं, एक फ्रेंडली एम्बेसरी भेजते हैं किसको, गंधार को, कि आप अटैक वगैरह मत करो. ठीक है. तो ये दिखाता है कि उस टाइम पे कुछ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन दोनों में थे. ठीक है. उसी को लिखेंगे. हमने लिखा मगध मोस्ट सीरियस राइवल वॉज अवंती, इट्स किंग प्रद्योता महासेना. प्रद्योता महासेना fought बिम्बिसार fought बिम्बिसार
fought Bimbisar, but ultimately fought fought Bimbisar, but ultimately both become friends. Both become friends. Later, when Pradyota later when Pradyota acquired jaundice, then Bimbisar sent the royal physician sent the royal physician Jivaka to Ujjain. ठीक है, अब हम इसके एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे. ये बिम्बिसार का किंगडम चल रहा था उस टाइम पे. टोटल अराउंड 80,000 विलेजेस थी. किसके अंदर? मगधन एम्पायर के अंदर. 80,000 विलेजेस इज अ वेरी साइजेबल नंबर. ठीक है, तो ये दिखाता है कि लगभग पूरा बिहार, बंगाल रीजन, ईस्ट यूपी उसके अंदर में था. ठीक है, उसके किंग के अंदर में था. ठीक है, फिर हम फर्दर पढ़ेंगे अजात शत्रु के बारे में. अजात शत्रु क्या था? बेटा था किसका? बिम्बिसार का. वो कैसे किंग बनता है? अपने फादर को किल करके. ठीक है, एक मिनट. अजात शत्रु किल्ड हिज ओन फादर एंड देन एक्वायर्ड द थ्रोन. ठीक है, बिम्बिसार का रूल लगभग 50 साल तक चला था. काफ़ी लंबे टाइम तक रूल किया था. हो सकता है परेशान हो गया होगा कि फादर की डेथ नहीं हो रही है तो मार दिया. ठीक है, तो अजात शत्रु राजा बनते हैं. ठीक है, राजा बनते ही वो क्या करेंगे? अपनी कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी को और आगे लेके जाएंगे. ठीक है, वो 3 वॉर लड़ता है टोटल. क्या? अजातशत्रु ने 3 वॉर लड़ी थी. तीसरी वॉर खत्म नहीं हो पाई थी क्योंकि उस रास्ते में उसकी डेथ हो गई होगी. ठीक है, तो एक वॉर में क्या करेगा वो? पहले 2 वॉरों में वो एक एक करके, जैसे पहले उसने क्या किया, जो काशी था उसको एक्वायर कर लिया. ठीक है, फिर वो कोशाला को अपने अंदर लेके आ गया सेकंड वॉर में. थर्ड वॉर किसके लिए जाएगी? अवंती के लिए. 3 ही उनके दुश्मन थे उस टाइम पे. ठीक है, नेबर्स थे. तो अवंती जैसी अटैक करने वाला था तो मैंने बताया अजात शत्रु ने क्या किया था? एक फोर्टिफिकेशन बिल्ड किया था राजगीर के अराउंड. लेकिन जैसे ही वो फोर्टिफिकेशन हो रहा था बीच में ही क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. तो अटैक हो नहीं पाया था. किसका? अवंती का. किसके ऊपर? अजातशत्रु के ऊपर, मगध के ऊपर. ठीक है, तो ये 3 बैटल्स के बारे में पढ़ते हैं. इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेक्स्ट किंग कौन था इसके बाद? उदयन. उदयन, राइट. उदयन ने क्या किया था? उनका बस एक मेजर कंट्रीब्यूशन था. ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्र. ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में क्या पढ़ते हैं? कौन सी 2 नदियां थी मेजरली? सोन नॉर्थ में और वेस्ट में गंगा. ठीक है, आगे जाके भी कुछ नदियां मिलती हैं तो उसको बोला जाता है इसलिए द फोर्ट ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये 3 रूलर्स थे. ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये डायनेस्टी एंड हो जाती है, शिशुनाग डायनेस्टी आती है. ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी ने ज़्यादा कुछ इतना खास नहीं किया था. फिर नेक्स्ट किंग के बारे में पढ़ लो, महापद्मनंदा. ठीक है, महापद्मनंदा, उनके बारे में क्या पढ़ना है? उनकी पहले तो आप आर्मी समझो. उनकी आर्मी में 2,000 तो कैवलरी थी, सॉरी 2,000 तो उनके सोल्जर्स थे, फुट सोल्जर्स, इन्फेंट्री. लगभग 60,000 उनकी कैवलरी थी, घुड़सवार. राइट, और लगभग 6,000 वॉर एलिफेंट्स थे. ठीक है, तो वॉर एलिफेंट्स का जो यूसेज हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर से ही देखने को मिलता है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्सटेंड पे कहाँ पहुँच गया था? एट द टाइम ऑफ अराउंड महापद्मनंदा. नाम देखो इनका.
ठीक है, महापद्मानंदा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि इनका जो किंगडम था काफ़ी ज़ेनिथ तक पहुंच चुका था। ठीक है, इन्होंने कलिंगा को भी हराया था। ठीक है, कलिंगा को हराते हैं, वहां से ये जिना की पोर्ट्रे लेके आते हैं। जिना क्या पोर्टिफाई होता है जैनिज्म में? सुपीरियर गॉड। ठीक है, बेसिकली किसको बोला गया था? महावीर को। तो कौन लेके आते हैं? महापद्मानंदा। ठीक है, किसको हरा के? कलिंगा को हरा के। तो ये शो करता है कि कलिंगा में जैनिज्म प्रैक्टिस होता था। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी। तो महापद्मानंदा की मैंने क्या बताया? आर्मी, आर्मी कितनी थी? 2 लाख इन्फेंट्री, 60,000 उसकी कैवलरी, और लगभग 6,000 वॉर एलिफेंट्स। जब इस आर्मी के बारे में किसको पता चलता है? अलेक्जेंडर को पता चलता है, जो कहाँ बैठा हुआ है? इंडस रिवर के इस साइड। ठीक है, वो काफ़ी थका हुआ है, काफ़ी वॉर्स जीत के आया हुआ है, और उसके जो सैनिक थे उन्होंने बोल दिया था कि अब हम और नहीं लड़ पाएंगे। तो वो क्या करता है? आर्मी का सुन के ही वो चले जाते हैं, राइट। तो ये किसका टाइम पीरियड चल रहा था? महापद्मानंदा का। ठीक है, तो इस इतना पहले लिख लेते हैं फटाफट से, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। द अर्लीस्ट कैपिटल, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी उसी की डिक्टेशन चलेगी, बिम्बिसार की। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध was at Rajgir, was at Rajgir, राजगीर को बोलते थे ग्रीव रजा। गिरी का मतलब क्या होता है? फोर्ट। इसको लिखोगे फर्दर कि इट वाज नोन एज ग्रीव रजा सिंस इट वाज सराउंडेड बाय 5 hills। गिरी गिरीव रजा सिंस इट वाज सराउंडेड बाय 5 hills। ठीक है, फिर अजात शत्रु डाल दो हेडिंग। अजात शत्रु, हाँ, सब हेडिंग चलती रहेंगी, किंग आते जाएगी ना, आप किंग के बारे में पढ़ते जा रहे हो। अजात शत्रु, स्पेलिंग आती है? was was the son of Bimbisar, who killed his father, son of Bimbisar, who killed his father। ये आप लिख लो ना इसका टाइम पीरियड। ये बिम्बिसार का टाइम पीरियड है। लिख लिया टाइम पीरियड। हिज रेन, अजात शत्रु के अंदर लिख रहे हैं हम, हिज रेन, बस किल्ड हिज फादर लिख लो, उतना ही सफिशिएंट है, लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि एंड कॉन्कर द थ्रोन। ठीक है, हिज रेन सॉ दी सॉ दी हाई वाटर मार्क, वाटर मार्क, वाटर मार्क का मतलब होता है कि जेनिथ पे पहुंचना। ठीक है, हाई वाटर मार्क, he fought two wars, he fought 2 wars and made preparation for the third। He fought 2 wars and made
preparation for the third. Throughout his reign, throughout his reign, he pursued an aggressive policy of expansion. He pursued an aggressive policy of expansion. This provoked this provoked combination of provoked उसकी जो पॉलिसी है एक्सपांशन की, इसने प्रोवोक किया, ये हम लिखे हैं, दिस प्रोवोक्ड कॉम्बिनेशन ऑफ काशी एंड कोशाल. Ultimately, Kosala king ultimately Kosala king compelled and gave his daughter and gave his daughter in marriage to Ajatashatru. फर्दर लिखेंगे, he also attacked his mother's kingdom, Vaishali. He invaded the territory and destroyed it in a battle extending to 16 years. Extending to 16 years. क्या बोल रहा है कि मतलब उसकी पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन इस लेवल तक थी कि उसकी मदर का जो खुद एक किंगडम था वैशाली, राइट, जहाँ से वो आती हैं, उसी को ख़त्म कर दिया. 16 साल तक अटैक करता रहा जब तक वो एकदम ख़त्म ना हो गया और पूरा किंगडम उसके अंडर ना आ गया. ठीक है. कोशाला को जब इसने हराया था तो कोशाला के पास काशी की डोमिनेंसी थी, राइट. तो जैसे ही कोशाला को हराया तो काशी इसके पास आ गया था, फिर वैशाली को भी इसने हरा दिया. ठीक है. नेक्स्ट का टारगेट क्या होगा? अवंती. ठीक है. लेकिन अवंती का जो रूरल था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था. ठीक है. तो उसको डर लगता था उल्टा कि कहीं वो हमें ना आके हरा दे, तो उसने क्या किया? फोर्टिफिकेशन किया था. किसका? राजगीर शहर का. ठीक है. फर्दर लिखोगे, the Magad Empire succeeded in doing so due to their efficient weaponry. Doing so due to their efficient weaponry. एग्जाम्पल में लिखोगे, वेपनरी. एग्जाम्पल में लिखोगे, वॉर मशीन in which stone were thrown एक देखा होगा, जैसे मूवी कोई देखी होगी तो एक वुडन व्हील का एक मशीन रहता है, पीछे एक बड़ा सा
एक डंडा रहता है, उस पर बड़े से पत्थर रखे जाते हैं, जब पुल करता है तो वो पत्थर जाता है, राइट। तो वो वाली मशीन है ये वॉर मशीन, विच हैड स्टोन्स थ्रोन, विच, हाँ, इन विच स्टोन्स वर थ्रोन लाइक कैटापुल्ट। देखना इसको घर पे जाके, अभी लिख लो इसको। अब मतलब दिखा रहा है कि नई वेपनरी आना चालू हो चुकी है, ठीक है। किसके रेंज से आ गई थी ये? अजात शत्रु से। समझ में आया अभी तक? क्लियर है? क्लियर है? अब नेक्स्ट लिखोगे, अजात शत्रु, हाँ, अजात शत्रु वॉज सक्सीडेड बाय, was succeeded by Udayin, Udayin. His reign is important. His reign is important because he built the fort. Because he built the fort up, हाँ, fort upon the confluence of confluence of Ganga, confluence of Ganga एंड दी सोन, सोन नदी है ना, ट्रिब्यूटरी है। गंगा रिवर को अभी तक पढ़ा दिया क्लास में आपको? आज ही पढ़ाया है? ठीक है, तो सारी नदियां याद होनी चाहिए फिर तो। ठीक है, घाघर रिवर के बारे में पढ़ा होगा, है ना। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी? ठीक है, बिहार के बाद पास वाली बता दो। घाघर पढ़ी थी, राइट। हाँ, कोसी पढ़ी होगी। सरायू रिवर के बारे में पढ़ाया था? सरायू कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सोन और गंगा के पास में कौन सा कॉन्फ्लुएंस था? किसका? उदयन ने एक फोर्ट बनाया था इनके कॉन्फ्लुएंस पे, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे, उदयन वॉज सक्सीडेड बाय शिशुनाग्स। स्पेलिंग, शिशुनागाज डायनेस्टी है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो कि सोचो मतलब क्यों ही उसने शिफ्ट किया होगा अपना कैपिटल, उदयन ने, क्या रीजन हो सकता है? वेल्ड, रिसोर्सेज कम हो गए? क्या? फिर से बोलिए। वॉर हो रही है तो मतलब आर्मी पहुंचाने में दिक्कत आ रही होगी, राइट। और आप बताओ क्यों उसने कैपिटल चेंज किया होगा? रिसोर्सेज कम पड़ रहे होंगे। अच्छा, एक मैं हिंट दे देता हूँ। पहले किंगडम इतना था, ठीक है, तो ये राजगीर यहाँ पे था। अब किंगडम इतना बड़ा हो गया है और पटना यहाँ पे है, तो इतना इतना डिस्टेंस में क्यों उसने शिफ्ट कर दिया? एग्जैक्टली exactly. जो पटना था ना, पाटलिपुत्र था, वो एक तो बहुत अच्छे रास्ते पे था। दो नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, कौन सी? ऊपर से सोन आ रही है, नीचे से गंगा आ रही है। दो नदियाँ मिल रही हैं तो फर्दर कम्युनिकेशन के लिए उनको एक अच्छा चैनल मिल रहा है, कम्युनिकेशन चैनल मिल गया। सेकंड, दिस वाज द सेंट्रल रीजन ऑफ देयर किंगडम।
क्योंकि लोकेशन चेंज हो गई है किंगडम में, अब नई नई टेरिटरीज आ चुकी हैं, तो उसको अब सारे जगहों पे रूल करना है। ठीक है, ठीक है। और जो एक आपका पॉइंट था कि आर्मी पहुंचाने में थोड़ी सहायता आएगी अलग अलग फ्रंट्स पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आर्मी आ गई तो जल्दी फास्ट मोबिलाइजेशन हो जाएगा, और रिवर्स के थ्रू फास्ट होता है मोबिलाइजेशन, राइट। तो दो तीन ये चीज़ें थी जिसको उसने परस्यू करने के लिए क्या किया, अपना कैपिटल शिफ्ट किया। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ 100 किलोमीटर का ही है, 100 से 120 किलोमीटर। फिर भी एक कम्युनिकेशन का आसानी रहेगी, और दूसरा सेंट्रल पॉइंट है ये किंगडम का। ठीक है, तो आप लिखोगे इसको, शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में लिखा, दैट सक्सीडेड बाय शिशुनाग डायनेस्टी। इन्होंने टेम्परली शिफ्ट किया था कैपिटल, तो उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैशाली किया था, लेकिन उसका कोई इतना रेलेवेंस है नहीं। ठीक है, इनका बस एक अचीवमेंट था कि इन्होंने क्या किया था, अवंती को अपने अंडर ले लिया था मगध एम्पायर में। शिशुनाग्स ने अवंती को किस में ले लिया था, मगध एम्पायर में। तो 100 साल की जो बैटल चल रही थी, कब से देख रहे हैं हम, 543 से देख रहे हैं, और उदयन का रूल क्या था, 444 तक। तो एग्जैक्ट 100 साल तक जो बैटल चली थी, इसका खत्मा कैसे होता है, अवंती को फाइनली मगध का पार्ट बन जाता है, किसके अंदर, शिशुनाग के अंदर। ठीक है, तो ये इनका एक मेजर अचीवमेंट था, तो आप उसमें लिख सकते हो, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट of them was of them was destruction destruction of them was destruction of power of Avanti with its capital at Ujjain, bringing an end to 100-year-old 100-year-old old 100-year-old rivalry rivalry from full stop from now on Avanti became a part of Magadhan Empire. Avanti became a part of Magad Empire till the end of Mauryan rule. Till the end of Mauryan rule. Rule. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म होता है। कल से हम देखेंगे कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य का असेंट होता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले वो समझ लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हाँ, तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले 16 महाजनपदास को। ठीक है, उसमें हमने देखा चार कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, अवंती, कोशाला, मगध, वज्जी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, इनमें से जो मगध एम्पायर था उसके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि वो न्यूली फाउंड किंगडम था। ठीक है, तो उस किंगडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आए थे पहले, बिम्बिसार, उन्होंने क्या किया, तीन पॉलिसी अपनाई। पहले कि एक्सपांशन करेंगे बाय हुक एंड क्रुक। सेकंड, उन्होंने मैरिज अलायंसेस की, किन तीन देशों के साथ, किन राज्यों के साथ, पहले कोशाला, सेकंड वैशाली, थर्ड नाम क्या था, मद्र, राइट। तो ये तीन देश थे, तीन राज्य थे बेसिकली महाजनपदास में। फिर हम क्या देखते हैं, फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो बिम्बिसार की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से उनका जो किंगडम था एम्पायर में कन्वर्ट हो गया था। वो एम्पायर का एक्सटेंट कितना था,
80,000 विलेजेस के आसपास जा चुका था। फिर हमने क्या पढ़ा कि अजात शत्रु क्या करते हैं, अपने फादर को किल कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, थ्रोन अपनाते हैं, और उनकी और ज़्यादा क्या होती है, क्रूअल पॉलिसी होती है कि एक्सपांशन करना है और ज़्यादा तरीके से। एक्सपांशन किस लेवल का पहुंच जाएगा कि कोशाला को वो हरा देंगे, जिससे काशी उसके अंदर आ जाएगा, मगध के अंदर, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वैशाली को हराते हैं। वैशाली जो उनके मैटरनल, जो मदर, जिनकी जो मदर का जो किंगडम है, उसी को हराया, और 16 साल के अंदर वैशाली को अपने किंगडम में लेके आए। फिर हम देखते हैं कि उनको अवंती से खतरा महसूस होता है, तो वो क्या करते हैं, राजगीर के अराउंड फोर्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग, मतलब उस टाइम के लिए खतरा टल जाता है। फिर हम देखते हैं उनको बाद कौन आता है, उदयन आते हैं। उदयन क्या करेंगे, उदयन अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ शिफ्ट करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन थी, कम्युनिकेशन इजी था, और उनके रूल को थोड़ा आसान बना रहा था, जो किंगडम के जो रूल हो सकता था उसको आसान बनाता। फिर हम क्या देखते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी आती है। वो क्या करेगी, जो 100 ईयर का बैटल चल रहा है किसके साथ, अवंती के साथ, उसको ख़त्म कर देगी। अवंती बिकेम पार्ट ऑफ मगध एम्पायर, और कब तक रहेगा, जब तक अशोका रूल तक चलेगा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, और नंदा के बारे में पढ़ाया था ना, लिखवाया नहीं तो क्या हुआ, महापद्मा नंदा, कल लिखेगी उनके बारे में। तो क्या बताया था महापद्मा नंदा के बारे में, उनकी आर्मी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उस एक्सटेंट को देख के अलेक्जेंडर ने अटैक नहीं किया था, वो वापस चले गए थे, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करें।